हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोत्साहनों को लेकर आपके पास आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो देखो, प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, याद रख लेना, हम भारत के लोग। अब आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग के साथ होती है। तो पूछता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किसके साथ होती है, तो हम भारत के लोग के साथ होती है। इस चीज को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रख लेना है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य याद कर लेना है। ये जो लाइन है, सीक्वेंस है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि ये सीक्वेंस जैसे दिया हुआ है प्रस्तावना में, वैसे ही परीक्षा में मिलाने के लिए देता है। इस सीक्वेंस को आपको याद रख लेना बनाने के लिए, तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। आपको ध्यान देना है कि ये जो 3 प्रकार का जो न्याय है, पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। इसको भी आपको याद रख लेना है। कौन कौन न्याय हो गया? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तो आपको याद क्या करना है कि ये सीक्वेंस में हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, उसके बाद ये सीक्वेंस की संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। उसके बाद 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। इसको हम लोग थोड़ा आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपको परीक्षा के लिए सब जानना जरूरी है। स्वतंत्रता पूछता है कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो टोटल जो है देखो, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इस चीज को याद रख लेना। फिर पूछता है कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो याद रख लेना 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात की गई है। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हर एक आदमी की अपना एक गरिमा होती है, हर एक आदमी का एक अपना स्वाभिमान होता है, उसको भी बचाने का संविधान मौका देता है। और याद रख लेना, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारे देश का एकता कभी भंग न हो, यानी भाईचारा, अखंडता और बंधुता ये सब बना रहे, ये प्रस्तावना में संकल्पना की गई है। तो ये आपकी बेसिक मोटा मोटी फैक्ट है जो आपके लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको चलते हैं और समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अगर पूछेगा कितने प्रकार के, मतलब संविधान प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग, ठीक है। अब कैसे सीक्वेंस है, तो आप बिल्कुल इस सीक्वेंस को याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभु, फिर उसके बाद याद रखिएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। ये सीक्वेंस में है और ये परीक्षा में ऐसे ही सजाने के लिए आपको दे देगा। संप्रभु कहने का मतलब है कि हम स्वयं का प्रभु हैं, यानी कि हम एक स्वतंत्र देश है, और जब हमारे पास संप्रभुता नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता का कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कि हम स्वतंत्र हो गए हैं और अमेरिका कह रहा है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो हमारी स्वतंत्रता का कोई वैल्यू नहीं है। तो संप्रभुता बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। संप्रभुता का होना क्या है, स्वतंत्र देश के लिए जरूरी है। इस चीज को भी याद रख लेना। आगे कहता है कि समाजवाद, तो समाजवाद याद रखिएगा कि समाजवाद का मतलब यह होता है कि भाई जो है देश का जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उस पर सभी का समान रूप से क्या होगा, अधिकार होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का हो। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, सभी को समान रूप से धर्म को मौका मिलेगा, सभी को समान रूप से सभी धर्मों को मतलब समान समझेगा हमारा संविधान। और लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि जो है कि जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि, और वही देश पर शासन प्रशासन चलाते हैं। और गणराज्य कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है हमारा जो है देश का जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसको याद करके रखना होगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपको बोलता है कितनी प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार की न्याय की बात है। आपको पहले ही बताया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। तो समाज में
सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, तो उसको समाज में आगे बढ़ने का समान रूप से मौका मिलेगा। तो ये होगा सामाजिक न्याय। और उसके बाद है राजनीतिक में सभी लोगों का राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे यहाँ चाय बेचने वाला हो, चाहे कुछ भी करने वाला हो, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। आर्थिक न्याय करने का मतलब है कि हमारे देश का हर एक आदमी को योजनाओं का लाभ समान रूप से मिलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो। फिर है मतलब अगर पूछे कितने प्रकार का स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपको पहले ही बताया, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है, अब ये हम जान गए कि ये प्रस्तावना का से हम लोग परिचित हो गए। अब ये एक बात याद कर लेना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो है विचार, तो विचार हमने कहाँ से लिया? प्रस्तावना का जो विचार हमने लिया है, तो याद रख लेना, विचार हमने लिया है अमेरिका से। और अगर पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना, प्रस्तावना की भाषा को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछेगा आपसे कि आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार क्या है, तो याद रखिएगा, जो प्रस्तावना का जो आधार है, वह आधार है जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, हमारे संविधान के प्रस्तावना का क्या बना? आधार बना। और एक बात याद करिएगा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसको संविधान सभा ने तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया। इसको स्वीकार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। और यही हमारे प्रस्तावना का क्या बना? आधार बना। इसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और यही प्रस्तावना का आधार बना, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रस्तावना का जो शुरुआत है। विचार हमने अमेरिका से लिया, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया, और आधार हमारा ये बना, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे की ओर चलते हैं, शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत। और आगे जो है, इसमें आपको जो हम बताए थे कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो न्याय की बात आपको बताई ही कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होती है। स्वतंत्रता की जब बात आती है, तो ये सीक्वेंस में भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन है। तो विचार, एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना विचार रखने का और विचार देने का आजादी है। और अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि आप अपनी बातों को अभिव्यक्त करो, चाहे वो लिख कर करो या बोल कर करो, इसको कहते हैं अभिव्यक्ति। यानी कि आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हो, लिख कर करो या बोल कर करो, ये चीज है। फिर धर्म, आप कोई धर्म को मान सकते हो और उस धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हो? विश्वास, उपासना, उन पर विश्वास कर सकते हो, उस धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, और उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो ये आपको याद कर लेना होगा। टोटल आपका जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा, व्यक्ति की और उसके 2 प्रकार की समता की बात है। तो 2 प्रकार की समता में है आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आपको अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का मौका मिलेगा। हर एक आदमी की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा, और सभी आदमी को अवसर मिलेगा। यानी सरकारी नौकरी, चाहे कोई भी सरकार जो अवसर देगी, वो सभी को समान रूप से उसमें भरने का और उसको आगे बढ़ने का मौका देगी, याद रखिएगा। फिर आगे जो एक शब्द है, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा जो है, व्यक्ति की गरिमा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, हर एक आदमी की अपनी एक गरिमा होती है।
आप जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते हो, जबरदस्ती किसी को आप मारपीट नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें हैं व्यक्ति की गरिमा, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र की एकता। हमारे देश में जो एकता है, यानी जो हमारे देश में जो आपस में सभी जाति के लोग मिलकर रहते हैं, हमारी पहचान है। अनेकता में एकता ही हमारी क्या है, पहचान है। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रखिएगा। और अखंड, हमारा देश जो है अखंड है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इन लोगों को हम अखंड भारत हैं, यानी कि इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने की आज़ादी संविधान नहीं देता है। उसी तरीके से जिस तरह हमारे शरीर से हमारे हाथ और पैर नहीं अलग हो सकते, उसी तरीके से हमारे देश से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अलग नहीं हो सकते। तो इसके बाद जो है हम लोग आप समझते हैं, आगे एक बात हुआ कि प्रस्तावना को लेकर विवाद हो गया, संशोधन को लेकर। तो प्रस्तावना को लेकर, संशोधन को लेकर विवाद हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना, बेरूबाड़ी केस हुआ 1960, और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर। कौन थे? गजेंद्र गढ़कर साहब मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना हमारे जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को जानने की, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों की जानने की एक कुंजी है। यानी कि वो कहना क्या चाह रहे थे कि हमारे संविधान निर्माता जो है किस तरीके से संविधान बनाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका उद्देश्य हमको देखने को मिलता है प्रस्तावना में। तो इन्होंने बोला कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों की जानने की कुंजी है, और इन्होंने बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुंजी है, कुंजी कहने का मतलब है कि चाबी है, ठीक है, कुंजी है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? तो कुंजी है। तो इसको याद रख लेना, यानी कि संविधान को अगर जानना है तो आपको प्रस्तावना को जानना होगा। तो उन्होंने अपना इस केस में बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आप क्या भरोगे? बेरूबाड़ी केस। और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गजेंद्र गढ़कर। और इन्होंने बोला कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो अंग नहीं है, ठीक है, संशोधन नहीं हो सकते। अब देखो यहां पर मामला बड़ा ये हो गया। इन्होंने तो बोल दिया कि प्रस्तावना केवल संविधान का क्या है? कुंजी है। अब इसको संविधान में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि वो अंग नहीं है। तब क्या हुआ? आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो एक होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के डिसीजन को क्या कर सकती है? बदल सकती है। तो उसने अपने पहले के डिसीजन को बदल दिया और इसने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। याद रखिएगा, संशोधन हो सकता है। और लेकिन एक बात उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल है या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, तो उस 5 साल को आप 6 साल नहीं बदल सकते। यानी जो संविधान में जो आधार दिया हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर पूछेगा कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कब आया, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस केस में आया, तो केशवानंद भारती केस।
तो केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया और उसमें संशोधन की बात कह दी गई। अब इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1976 में, और संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और प्रस्तावना में सिर्फ क्या हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार। और जब जैसे ही सरकार को ये डिसीजन पता चला कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, सरकार ने 3 चीजों को क्या कर दिया, प्रस्तावना में आपको लगा दिया। तो याद रख लेना, समाजवाद, सामाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज को 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। एक बात याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था, जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय आपको ये प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। तो ये दरोगा से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, इवन बीपीएससी और अदर एग्जाम में कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 42वें, ये कब हुआ है 76 में। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो कितनी बार हुए हैं, एक बार हुए हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, एक लाइन आप उसको भी समझ लीजिए। अब एक बार और समझना है कि जो प्रस्तावना है, एक बात और लास्ट इसका जो विशेषता है इसमें समझना है कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, परिवर्तनीय नहीं है, इसको समझ लीजिए कि इसको न्यायालय जबरदस्ती इसको लागू नहीं करवा सकता, ठीक है। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, इसके बारे में जान लीजिए। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, तो याद रख लेना, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहे थे ठाकुर दास भार्गव। कौन कहे थे, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। दूसरा आपसे पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान का जन्म पत्र या जन्म कुंडली किसने कहा, जन्म कुंडली किसने कहा, तो याद रख लेना के.एम. मुंशी ने, आपको याद कर लेना है किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बात याद रख लीजिएगा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो नाना पालकी वाला। इसको पालकी वाला भी कर सकते हो, एक महान वकील थे नाना पालकी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू आपका ये प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, और एक चीज और बता दें कि जितना भी फैक्ट है हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपसे पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन को, लास्ट बात, किस संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, तो 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 42वां संविधान जो संशोधन हुआ उसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से हम भी आपको परीक्षा के जितना भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, जो भी पैटर्न अभी चल रहे, इन पैटर्नों पर आधारित आपको प्रस्तावना को समझाने का प्रयास किया है, और आपको जरूर फायदा होगा इसका, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन ही बनाने का प्रयास करेंगे, अगला वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।